हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एमजेडओ 009 के रिसर्च मेथडोलॉजी। इस पेपर का आपका टाइटल रहने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कल ही है, सो इसी वीडियो में मैंने आपके तीनों ब्लॉक जो है वो कवर कर दिए हैं। तो आपको तीनों ब्लॉक जो है इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 5। इस पेपर में आपके टोटल 5 ब्लॉक हैं, तो 3 ब्लॉक इस वीडियो में कवर्ड हैं और बाकी के जो रिमेनिंग थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक है इनकी आपको सेपरेट वीडियो बहुत जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप यही वीडियोस फॉलो करके जाएंगे तो आपको पता है कि आपके मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड रहते हैं। और अगर आपने पहले पेपर में तैयारी करी है तो आपको आइडिया है कि सारा कंटेंट जो आपका है वो एग्जाम में इन्हीं वीडियोस से आता रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो सिलेबस की है वही कवर की गई हैं, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा रेलिवेंट नहीं है। वन मोर थिंग, आप में से बहुत से कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके अपने MZO 008 के पेपर के बारे में बताया है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो अच्छी बात है, अगर ख़राब गया तो भी, बट प्लीज़ एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए कि आपका जो पेपर है वो एक्चुअल में कैसा रहा, कैसा था पेपर, टफ था, ईजी था, सो दैट आई कैन गेट आइडिया कि कैसा पेपर था। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 5 इसी वीडियो में आपको कवर करवाने की कोशिश रहेगी। सो नाउ लेट्स सी यूनिट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं ब्लॉक 1 के, पहले वो कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इन व्हाट इज़ द नीड एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च। सो जो ये आपका पेपर है ना, ये डायरेक्ट आपका पॉइंट आप अगर दिमाग में रख के जाएंगे तो वो आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हुए चलेंगे सारी चीज़ें तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बैठते हुए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर लेके आना है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो ये हमें बता रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती हैं, मेन क्वेश्चन में हमें ये बताना है, नीड एंड पर्पस बताना है, फिर सेकेंड पार्ट में ऑफ रिसर्च। सो पहले रिसर्च की डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज एंड वेरीफाइंग द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये सारे टर्म्स आपको इसकी डेफिनेशन में लिख के आने हैं। जो हर सब्जेक्ट होता है ना, हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में ध्यान रखनी है कि जो रिसर्च होती है वो हमारी सिस्टमैटिक मतलब पूरा एक फॉलो होगा रूल, साइंटिफिक मतलब बेस्ड होगा, ऐसे लॉजिकल करेंगे, कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव से क्या होंगे, टू डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, वेरीफाइंग अगर कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट है तो उसको वेरीफाई करने के लिए, और सॉल्विंग द न्यू प्रॉब्लम, तो वो हमारी रिसर्च होती है। रिसर्च, सर्चिंग समथिंग एग्जिस्टिंग, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हमें रिसर्च की। सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पहला, सिस्टमैटिक प्रोसेस। जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी देखा था, ये एक पूरे प्लान्ड बैनर में और ऑर्डरली मैनर में हम इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी आउट होती है। ईच स्टेप सच एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, फिर उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस, और फिर उस एनालिसिस पे बेस्ड आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो ये सारी सीक्वेंस होती है ना, आप पहले ही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो फिर बोलो कि डेटा कलेक्ट कर लो, सो दैट विल बी रॉन्ग। तो ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सेकेंड है इसका ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। रिसर्च आप बायस्ड अगर होके करोगे तो वो रिसर्च होगी ही नहीं, ठीक है, तो वो फिर थीसिस हो जाएगी, वो थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्या होती है, हमारी रिसर्च होनी चाहिए अनबायस्ड, फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियंस एंड इमोशंस। द रिसर्चर्स मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्चर के लिए कि वो न्यूट्रल होके किसी भी रिसर्च को कैरी करें। साइंटिफिक एंड लॉजिकल होनी चाहिए, यूजेस साइंटिफिक मेथड्स सच एज लॉजिकल रीजनिंग, अप्रोप्रिएट टूल्स और टेक्निक्स टू अराइव एट द एक्यूरेट कंक्लूजन। ठीक है, बहुत सारे टूल्स इसमें यूज होते हैं, आगे हम देखेंगे। कॉन्टीन्यूस एंड डायनामिक होती है रिसर्च। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक लिया उस पर रिसर्च करा एंड दैट इज़ फाइनल, नो, इट इज़ डायनामिक, और ये चेंज करती रहती है, ठीक है। हमारा पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है ना यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी चेंज कर रहा है, तो रिसर्च कैसे फाइनल हो जाएगी, सो इट इज़ नेवर फाइनल। न्यू डिस्कवरीज, मेथड्स और टेक्नोलॉजीज में चेंज एंड इम्प्रूव अर्लियर फाइंडिंग्स। एम्पेरिकल इन नेचर, एम्पेरिकल इन नेचर से हमारा क्या मतलब है कि हम ना ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड या रियल जो वर्ल्ड डेटा है उसको कलेक्ट करके रिसर्च बनाते हैं, ना कि अपने एजम्पशंस पे।
तो ये नहीं है कि आपको ये लग रहा है तो ये हो जाना चाहिए, नो, यू वर्क ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। सो ये रिसर्च के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। दैट मीन्स जो मॉडर्न रिसर्चेज है ना, वो काफ़ी नई जो फील्ड्स होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करके फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी क्लाइमेट चेंज है, तो आप क्लाइमेट चेंज में ज्योग्राफी भी कंसिडर कर रहे हो उस एरिया की, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत सारे फील्ड को आप कलेक्ट कर रहे हो एक रिसर्च करने के अंदर। से मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। Published and reviewed. Research results are published in journals, reports and reviewed by the experts for quality and accuracy. So ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रिसर्च दे दी और देने के बाद आपने उसको पब्लिश करा दिया, उसकी कोई भी एक्यूरेसी या वैलिडिटी नहीं है, नो। एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू करते हैं, तभी पहली बात तो पब्लिश ही तब होती है जब वो रिव्यूड हो जाती है बाय वेरियस फैकल्टीज। पर्पस क्या है रिसर्च के, जैसे कि आपने देखा कोई भी प्रॉब्लम को ये क्या करती है, सॉल्व करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, न्यू डिस्कवरीज से हम क्या करते हैं, नए फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज से क्या कर पाते हैं, अपनी नॉलेज को वाइडन कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि न्यू न्यू इनोवेशंस जो मेडिसिन में आते हैं, जैसे कि आपका क्रिस्पर कास9 जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो उसने क्या करा है, बहुत इम्प्रूव कर दिया है कैंसर के ट्रीटमेंट को। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो रिसर्च के थ्रू ही हो पाता है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, अगर आपको पता होगा कि कोई भी जो चीज़ है वहाँ की ये प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ें हम करने से मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहाँ के आउटकम को, तो वो रिसर्च हमें हेल्प करेगी उस एरिया की पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च मेकिंग में। तो ये इफेक्टिव प्लानिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग थ्योरीज, मान लीजिए कुछ थ्योरीज ऑलरेडी बेस्ड हैं, तो उनको टेस्ट किया भी तो जाना चाहिए ना कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं, तो ये वैलिडेट करने में भी हेल्पफुल होता है। उसके बेसिस पे हम या तो मॉडिफाई या रिजेक्ट कर सकते हैं। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सर्विसेज थ्रू R&D, रिसर्चेज के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू ही हाँ ये पॉसिबल है, अदरवाइज हमें इनोवेशंस नहीं होंगे, न्यू चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्रोडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि साइंटिस्ट बताते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी हिसाब से चलती रही तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करेगा और जो 4 डिग्री का जो मार्क है वो बहुत जल्दी ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो ये ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में रोल प्ले करती है फॉर हायर एजुकेशन, अवॉर्डिंग डिग्रीज एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करते हो तो उतना ज़्यादा आपको करियर में भी ये हेल्पफुल होती है। नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट को एड्रेस करने, जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं पर्टिकुलर नेशन के, जैसे सोशल साइंसेज की जो रिसर्चेज होती हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी और हेल्थ, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं किसी भी कंट्री की, पॉलिसी फॉर्मुलेशन अभी आपने पढ़ा ही था। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्च के लिए आप लिख कर आइए कि रिसर्च हमें क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न रिसर्च। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मॉडर्न रिसर्च की और रिसर्च की, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है, बट हाँ थोड़ा एक दूसरे से ये वेरी करते हैं, तो इनके देखते हैं। मॉडर्न रिसर्च हमारी क्या होती है ना, हाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स डीप थिंकिंग, पेशेंस, डेडिकेशन एंड सस्टेन्ड एफर्ट, बिकॉज इट इज़ ऑफन स्लो, कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग रेदर देन ड्रामेटिक और क्विक। सो जो भी क्वालिटी होती है ना रिसर्चर की, क्वालिटी होती है दैट इज़ प्रिजर्वेरेंस। सो जो रिसर्चर जितना ज़्यादा प्रिजर्वेरेंस की क्वालिटी शो करेगा उतना ज़्यादा उनकी जो रिसर्च होगी वो क्या होगी, गुड हो पाएगी, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न रिसर्च की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, रिसर्च इज प्राइमरी मीन्स जिसकी वजह से रिसर्च जो नॉलेज होती है उसको हम अप्लाई कर पाते हैं टू सॉल्व एक्चुअल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। सो जिसकी वजह से लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे, इम्प्रूव कर पाते हैं। वही मिलता जुलता पॉइंट है जो आपने उसको पढ़ा है, बस थोड़ा लिखने का एक तरीका है जो बुक में अलग दिया गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, ऑलरेडी आप लोग अभी पढ़ कर आए ही हैं, वही सारी चीज़ें लिखनी है। डिसेमिनेशन एंड पब्लिकेशन, अब जो ये पॉइंट है ना ये काफ़ी थोड़ा आपको अच्छा समझ में आना चाहिए और लिख के आना है आपको ये अगर क्वेश्चन आता है तो। रिसर्च फाइंडिंग्स आर पब्लिश्ड इन जर्नल्स,
रिपोर्ट्स फॉर पीयर रिव्यू। ठीक है, अगर ये पीयर रिव्यू नहीं होता है, मान लीजिए पीएचडी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो पीयर हैं वो आपकी जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करें, अदरवाइज आपकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं होगी। सो अगर अच्छी रिपोर्ट होगी तभी वो रिव्यू कर पाएंगे, तभी वेरीफाई करेंगे। सो रेफरी जर्नल इंश्योर्स क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी बिफोर देयर पब्लिकेशंस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडिंग सपोर्ट, मॉडर्न रिसर्च जो होती है ना, हैविली डिपेंड्स ऑन फंडिंग, बिकॉज अब आपको कोई भी चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे करनी है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपको ट्रेवल करना है, तो उसके लिए एक्सपेंस चाहिए होते हैं, और एक्सपेंस आपको कौन फंड करता है? गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्रीज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी मॉडर्न रिसर्च का एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़, अब कुछ एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे कि मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, जहाँ पर सारा जो आपका डेटा है वो आपको एक ईजिली एक्सेसिबल हो पाए। कम्युनिकेशन टूल्स होने चाहिए, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट वॉज गिवन इन योर असाइनमेंट एज वेल, सो आपको इसको ज़रूर करके जाना चाहिए। सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल रिसर्च। ठीक है, कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना किसी भी रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर आप लोगों ने अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया होगा, सो आपको पता होगा कि अगर टॉपिक अच्छा होगा तभी आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक को स्टडी करने में या फिर उस पर रिसर्च करने में रहेगा, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू रिसर्चर्स टू मेंटेन द मोटिवेशन एंड कमिटमेंट थ्रू आउट देयर स्टडी। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट है, टॉपिक किस पे बेस्ड होना चाहिए? इंटरेस्ट पे बेस्ड। सेकेंड है रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, अब वो रेलिवेंट भी होना चाहिए सोसाइटी, एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज या फिर करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कोई भी आपने रैंडम टॉपिक उठा लिया। फॉर एग्जांपल आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है एंड आपने जो टॉपिक लिया है वो आपने लिया है कि कोई भी ना हिंदी में लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक ले लिया, सो दैट इज़ टोटली इररिलेवेंट, तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। सेम यहाँ पे सोसाइटी से या एकेडमिक से, वो तो मैंने आपके सब्जेक्ट डोमेन में एग्जाम्पल लिया है। फिजिबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक ले लिया और उसको करने में मिनिमम आपको 2 साल चाहिए, तो आप टॉपिक की ही स्टडी करते रह जाएंगे, फिर डिग्री कब होगी? तो दैट टॉपिक शुड बी फिजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज। अब उस टॉपिक पे डेटा भी होना चाहिए, तभी वो क्या है? फिजिबल है, अदरवाइज दैट टॉपिक इज नॉट फिजिबल। डेटा एंड लिटरेचर होना चाहिए, वही फिजिबिलिटी में ही कवर्ड हो गया पॉइंट। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, टॉपिक शुड ऑफर समथिंग न्यू, सच एज अ न्यू अप्रोच, पर्सपेक्टिव एंड सोल्यूशन। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे ऑलरेडी काम हो रखा है और आप जस्ट वो टॉपिक दोबारा कॉपी करने के लिए बना रहे हो, तो वो टॉपिक ओरिजिनलिटी भी शो करना चाहिए, एक डायमेंशन तो उसमें एटलीस्ट न्यू होना ही चाहिए। क्लियरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, टॉपिक शुड बी क्लियर, फोकस्ड एंड वेल डिफाइंड। अब आपका जो आपने अगर ये काम कर रखा है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपके गाइड ने आपको बोला होगा कि क्लियरली लिख कर के लेकर आइए, वेल डिफाइंड होना चाहिए ये, तो वो क्लियरिटी और स्पेसिफिक होना चाहिए आपका टॉपिक। रिसर्चर्स कंपिटेंस होना चाहिए, रिसर्चर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज जूलॉजी से बिल्कुल भी नहीं है और आपने टॉपिक उठा लिया कि हम स्टडी करेंगे एंटीबॉडी से रिलेटेड, तो आप इस पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटेंस टू दिस टॉपिक। एथिकल ऐसे एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते हैं, सो वो आप इस नहीं कर सकते हो, तो ये दे शुड नॉट वायलेट एथिकल स्टैंडर्ड्स। गाइडेंस एंड सुपरविजन, अब ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ही है कि अगर आपको गाइड या सुपरवाइज़र नहीं मिला है, सो भले ही आप पूरा काम कर लें, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सुपरविजन इज वेरी नेसेसरी। सो ये आपका पॉइंट है टॉपिक सिलेक्शन के अंदर। प्रैक्टिकल यूटिलिटी होना चाहिए ऑफ कोर्स। सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर दी 3 डिफरेंट पर्पसेस ऑफ थियरी। थियरी के 3 डिफरेंट पर्पसेस क्या हैं? पहले तो ये हमें बताना है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट में इसमें बताना है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक रिसर्च। सो 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले
3 डिफरेंट पर्पस ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च के। तो जो थ्योरी होती है वो हमारे 3 पर्पस जो है वो फुलफिल करती है। पहला है आपका एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए कोई भी थ्योरी है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही ले लीजिए, ठीक है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने कुछ तो भी थ्योरी दी थी ना, तभी वो हमें क्या बता पा रहा है, वाई और हाउ। तो कोई भी जो थ्योरी होगी वो वाई और हाउ ज़रूर बतानी चाहिए हमें ऑफ सर्टेन फिनोमेना अकर बाय आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये आपका एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेन करती है ऑफ देयर टॉपिक। प्रिडिक्शन भी करती है। थ्योरी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन नोन रिलेशनशिप्स एंड पास्ट ऑब्जर्वेशंस। एंड कंट्रोल बाय अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग फिनोमेना, थ्योरी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सिचुएशंस और कंडीशंस टू अचीव देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जब आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हीट है वो हमारी इंक्रीज होगी। सो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप टेम्परेचर उसी हिसाब से बढ़ाओगे ना जितना आपको हीट चाहिए। सो ये 2 वेरिएबल हो गए आपको, आप इन दोनों वेरिएबल को क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे अगर आपको इन दोनों का रिलेशन पता है। तो ये काम हमारी करती है थ्योरी, ठीक है। एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, 3 फंक्शन है हमारे थ्योरी के। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक रिसर्च। अब ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायसेस, ठीक है। अब ये आपके ना पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, आप बायसेस से फ्री ही तभी आप ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जर्वेशन ठीक दे पाओगे। तो इसके मेन क्राइटेरिया क्या है, क्लियर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल शुड बी प्रिसाइजली डिफाइंड सो दैट दे आर अंडरस्टूड इन द सेम वे बाय ऑल रिसर्चर्स। अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं करा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बायसनेस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, वेगनेस आ जाएगी। अगर आपने उसमें क्लियरली मेंशन नहीं करा, सो रिसर्च में क्या हो जाएगी, वेगनेस आ जाएगी, और जो रिसर्चर्स हैं वो अपने सब्जेक्टिवली उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये आपका पहला पॉइंट है कि आपको उसको क्लियरली मेंशन करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो भी हमारे बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डाटा साइंटिफिकली बेस्ड। एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा आपको कलेक्ट करना है ऑलवेज। जो डाटा हमेशा वैलिड होना चाहिए और रिलायबल टूल्स के थ्रू कलेक्ट हो, तभी वो आप बायसनेस से फ्री रख सकते हैं। इम्पार्शियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अगर आपने एनालिसिस जो है ना वो स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड नहीं किया, ठीक है, और पर्सनल बिलीव्स पे कर दिया, तो भी आपका क्या हो जाएगा, फिर बायसनेस आ जाएगी। तो आपको एनालिसिस एविडेंस बेस्ड करना है और पर्सनल बिलीव्स को साइड में रख के तब अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिसर्च शुड बी रिपीटेबल बाय अदर रिसर्चर्स यील्डिंग सिमिलर रिजल्ट्स। अगर आपकी रिसर्च में कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो वो अदर रिसर्चर्स को भी सेम ही रिजल्ट देना चाहिए। वेरिफिकेशन एंड पीयर रिव्यू, तो फाइंडिंग शुड ओपन टू वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप पीएचडी में जाएंगे तो आपको आपकी रिसर्च को क्या करना आना चाहिए, डिफेंड करना आना चाहिए वेरिफिकेशन और इवेल्युएशन के टाइम पे, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, सो यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट। यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, आप क्या करें, नेचुरल मेजरमेंट रिड्यूसेस पर्सनल बायसेस। अगर आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या करती है, एक्यूरेसी बढ़ा देती है और बायसनेस को कम कर देगी। सो ये आपके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेट इन डेटा कलेक्शन। तो आपको क्या बताना है, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका असाइनमेंट में भी दिया हुआ है और इससे आपका डिफरेंशिएट की भी फॉर्म में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आपको पहले पार्ट में सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन बताने हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका रोल ऑफ इंटरनेट इन डेटा कलेक्शन। और डिस्टिंग्विश की फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड भी किया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज आपको बताने हैं क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में भी गिवन है, तो ये उस हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, करके जाना। नाउ नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। इन रिसर्च डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। With the growth of internet and digital libraries, access to research data has become easier. Some of data are broadly classified into primary, secondary and tertiary sources. Now let's see them. Primary sources हमारी क्या होंगी? Primary sources are the original documents, ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ओरिजिनल है। एग्जिस्ट मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड हों या प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो उनको आप प्राइमरी सोर्सेज बोल रहे हो। मतलब ये वो वाली रिसोर्सेज होती हैं जो एक्चुअल इवेंट से बने या फिर आई विटनेस और पार्टिसिपेंट इसको खुद कलेक्ट करें,
ठीक है, तो वो हमारी प्राइमरी सोर्सेज में आएंगी. दीज कंटेन्स ओरिजिनल स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन. एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑफिशियल एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल आइडेंटिटीज, लेटर्स, मेमोज, स्पीचेस, मिनट्स ऑफ मीटिंग. तो ये हमारे क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं. डायरीज, क्रॉनिकल, जर्नल्स, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, जो क्या बताती है हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया देती है, वो हमारे सारे क्या हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज हैं. स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे कि आप जो सर्वे खुद कर रहे हो, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी आपका क्या है, प्राइमरी सोर्सेज का एग्जाम्पल है. ओरल सोर्सेज, इंटरव्यूज़ के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आएंगी. अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं. ये क्या करती है ना, आपको प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एंड ओरिजिनल डेटा, जिसकी रिलायबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. मान लीजिए अगर आपने किसी एक स्टूडेंट ने काम करा है, ठीक है, तो उसका डेटा कॉपी कर रहे हो, उसका काम कॉपी कर रहे हो, सो आप में उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो कैसी इन्फॉर्मेशन हो गई है, आपके लिए सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई है. सो इसमें आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस क्या हैं, हाई हैं. तो अगर आप प्राइमरी खुद से काम करोगे तो उसमें रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उसकी ऑथेंसिटी भी ज़्यादा होती है. सर्व्स एज रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस, helps in drawing valid and accurate conclusions, ensure integrity and ensure integrity of research study. So ये सिग्निफिकेंस है आपके प्राइमरी सोर्सेज के. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो डराइव्ड होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज से. दे आर रिटन बाय द पीपल हु डिड नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द इवेंट. और ये वो लोग के द्वारा लिखी जाती है जो उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मतलब सेकेंडरी. जैसे कि आपके फिजिक्स में होते थे ना कुछ क्वेश्चंस कि एक ट्रेन पर है, ट्रेन पर एक चोर खड़ा हुआ है, नीचे इसके जो है पुलिस भाग रही है इसके पीछे पीछे, ठीक है, नीचे एक इंसान खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्वर है. तो ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन दोनों के सिचुएशन में. तो वो हमारे ऑब्जर्वर क्या होंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो और फिर उसके बारे में कुछ भी अपने ओपिनियंस लिखें. तो वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डेटा, वन और मोर स्टेप्स रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल इवेंट, लेस रिलायबल देन द प्राइमरी सोर्सेज. अब हो सकता है कि उसको दिख रहा हो कि चोर चोरी करके भागा है, बट हो सकता है कि वो बेसिकली दूसरे चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा हो. सो लेस रिलायबल है बिकॉज वी डोंट नो द सिनेरियो. मे कंटेन एरर्स, ओमिशन एंड बायसेस. एग्जाम्पल्स इसके क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के, टेक्स्ट बुक्स, encyclopedias, monogram, मैगजीन, जर्नल आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. लिमिटेशन है, मे नॉट बी फुल्ली ऑथेंटिक, इन्फॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एडिटिंग, इंटरप्रिटेशन एंड शुड नॉट बी ओवर रिलाइड अपॉन. टर्शरी सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, डू नॉट प्रोवाइड द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बट गाइड रिसर्चर्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. टर्शरी सोर्सेज के आपके एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे कि बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग्स. अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें आपने ज़रूर से ना बिब्लियोग्राफी ज़रूर ऐड की होंगी. ठीक है, बिब्लियोग्राफी मीन्स जो भी आपका बैकग्राउंड जिसमें आपने हेल्प ली है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की. ठीक है, सो डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट या फिर थीसिस में जो भी बिब्लियोग्राफी होती है वो आपको एक प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का रफ आइडिया देती है कि अच्छा आपने ये यहाँ से यूज़ किया है. सो टर्शरी सोर्सेज डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं देंगे बट एक गाइडेंस ज़रूर होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की. तो ये इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. अब रोल ऑफ इंटरनेट क्या है, ऑफकोर्स आपको पता है इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि हमें क्या कराता है, ईजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन. डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को ईजिली और एट एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं. सेव्स टाइम एज कम्पेयर टू फिजिकल लाइब्रेरीज. आपको आने जाने का टाइम बच जाता है तो इट सेव्स टाइम, वेरी एफिशिएंट है. प्रॉब्लम भी है जैसे कि डिफ़िकल्टी इन जजिंग द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी. आप इसमें नहीं जज कर पाते हो कौन सा डेटा एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है. बायसेस होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स, ब्रोकन लिंक्स, स्लो लोडिंग्स, सर्वर एरर्स भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है. जैसे कि आपका ई ज्ञान कोश है ना, अगर आप ई ज्ञान कोश पे कभी भी अपनी बुक डाउनलोड करने जाओगे तो आप सर्वर की वजह से नहीं कर पाओगे. सो ये भी एक क्या है इसका डिसएडवांटेज है. ठीक है, सर्च इंजन्स गिव्स टू मैनी रिजल्ट्स मेकिंग सिलेक्शन डिफिकल्ट. तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिसर्च वर्क। तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हैं जो हमें फेस करने को मिलती हैं रिसर्च वर्क में। डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग द अमाउंट एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा। हमें यही नहीं पता होता कि कितना हमें डाटा जो है वो कलेक्ट करना है और कितना डाटा हमारा क्या है उसको कैरी आउट करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन इवेल्युएटिंग द सोर्सेज एंड सिंथेसाइजिंग द डेटा। इवेल्युएट कैसे करना है सोर्सेज को, दैट इज अगेन द चैलेंज। ओवर रिलायंस ऑन सेकेंडरी सोर्सेज, कभी कभी सेकेंडरी सोर्सेज पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलायंस शो करते हैं। complexity in studying broad problems, issues and presentation style, scholarly contributions। ठीक है, सो ये बहुत रिसर्च में क्या है प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन और स्टाइल में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है पीएचडी के या फिर मास्टर्स के। उन्हें ये नहीं पता होता है कि प्रेजेंटेशन किस हिसाब से करनी चाहिए और व्हाट शुड बी द ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में हमें क्या करना है, अलाइनमेंट देना है पेजेस का। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम इन रिसर्च। आप अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं अगर क्वेश्चन आए। मैंने शॉर्ट में वहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रिसर्चर्स इन इंडिया। वो रिसर्च में थी, अब ये रिसर्चर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम फेस करता है। पहला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। क्यों? क्योंकि फंडिंग नहीं मिल पाती है तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बुक्स जो होती हैं रिसर्च की वो काफ़ी महंगी होती हैं। ठीक है, बुक का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर एक्सेस आपको अगर करना है तो उसकी भी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत हाई रहती है। कुछ में आपको ट्रैवल भी करना रहता है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स। सो फंडिंग इज़ अ कंस्ट्रेंट। लिमिटेड ग्रांट्स होते हैं गवर्नमेंट के जिसकी वजह से ये भी एक फैक्टर है रिसर्चर्स के लिए जो प्रॉब्लम की तरह रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इनएडिक्वेट लेबोरेटरीज। आपको आइडिया होगा कि एक लेबोरेटरी की ना फिक्स कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड वो उसको नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर रिसर्चर्स अपना काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पुअर एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, जर्नल्स एंड डेटाबेस। अगर यूनिवर्सिटी एक्सेस नहीं प्रोवाइड करा पा रही है तो आप डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू अपना लिटरेचर रिव्यू नहीं कर पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स, few trained and experienced researchers in specialized field and limited opportunities for training, workshops and capacity building। जैसे कि इसको आपके ही प्रोजेक्ट के उससे देखते हैं, जैसे कि आपका गाइड है, ठीक है, और आपका जो गाइड है वो फॉर एग्जांपल 5 to 10 स्टूडेंट्स एक साथ करवा पाएंगे, ठीक है, अपने अंडर रिसर्च। तो बाकी के ऐसा तो नहीं ना कि पूरी यूनिवर्सिटी में 5 और 10 ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, और गाइड भी इतने सारे नहीं हैं क्योंकि गाइड में ही आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर कोई जो इंसान है वो गाइड नहीं बन पाता है क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। सो लिमिटेड रिसर्चर्स की वजह से हमारा क्या रहता है, रिसर्चर्स को प्रॉब्लम होती है टू गेट एक्सपीरियंस्ड पीपल इन देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड। ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं। कभी कभी आपको अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी पे रिसर्च करना है या फिर उसका स्टडी करना है, सो अप्रूवल में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। रिलीज ऑफ फंड्स भी एक प्रॉब्लम रहता है, परमिशन, ये एक बहुत फैक्टर रोल प्ले करता है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के अंदर। लिमिटेड एक्सेस टू डेटा, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द प्राइमरी सोर्सेज, आर्काइव्स एंड ऑथेंटिक डेटा। अब जो ये आर्काइव्स होते हैं, गवर्नमेंट आर्काइव्स, उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है तो इसमें भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। अगर आप न्यू रिसर्चर्स की बात करें तो उनका जो नेटवर्क होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। सो कोलैबोरेशन में भी प्रॉब्लम रहती है। मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन, लो इंसेंटिव अवार्ड्स रिकॉग्निशन फॉर क्वालिटी रिसर्च आपका क्या करते हैं, मोटिवेशन डाउन कर देते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। पब्लिकेशन एंड डिसमिनेशन इश्यूज, लिमिटेड रिसर्च जर्नल्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग। तो आप फिर सोचते हो कि ठीक है जब पब्लिशिंग ही होना है तो क्यों इतनी मेहनत करनी है। सो ये भी एक फैक्टर है, चैलेंज है। सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, कभी कभी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रिसर्च टॉपिक को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मान लो कोई मान लीजिए पॉलिटिकल इशू ही है तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्च आप बिना बायसेस के नहीं कर पाएंगे। सो वो भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनैमोरेट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सर्वे रिसर्च। पहले तो सर्वे रिसर्च क्या होता है उसके हमें प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बताने हैं। सर्वे रिसर्च देखते हैं क्या होता है। सर्वे रिसर्च, यू आर डूइंग रिसर्च बेस्ड ऑन दी सर्वे।
ठीक है, सर्वे आप क्या कर रहे हो, जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हो लोगों से और फिर उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो हमें इसके प्रॉब्लम्स बताने हैं। पहला क्या है, डिजाइनिंग द क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर में आप यही नहीं डिसाइड कर पाते हो कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। तो वो क्या होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, लीडिंग, कॉजिंग इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, poorly structured and cause confused respondents। सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स। मान लीजिए आपको रूरल लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, सो आप सैम्पल, आपको कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी वही नहीं कर पा रहे हो, तो वो सैम्पल प्रॉब्लम में आएगा, तो वो सर्वे प्रॉब्लम में काफ़ी आपके एरर को पोज कर देगा। नेक्स्ट है आपका डेटा कलेक्शन इश्यूज। रिस्पॉन्डेंट्स में ये फॉल्स एंड इनकम्प्लीट सोशल डिजायरेबल आंसर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे सर्वे करने जा रहे हो वो आपको सही ही आंसर्स दें, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स और रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स। ठीक है, कभी कभी सामने वाले जो हैं जो लोग होते हैं वो सर्वे के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं, सो ये भी अफेक्ट करेगा फिर आपका डेटा सैंपल साइज को। रिस्पॉन्डेंट अंडरस्टैंडिंग, misinterpretation of question due to language, literacy, and cultural differences can also be problematic. Interviewer biases. Interviewer may influence the responses unintentionally through tone, expression, explanation. इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर्स का मैं एग्जांपल लेती हूँ। टीचर्स कभी कभी स्टूडेंट्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स डर के मारे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ठीक से बता पाते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, बायसनेस आ गई ना। सो इंटरव्यूअर ना चाहते हुए भी बायसनेस हमारी क्या कर देंगे, अराइज कर देंगे। कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लार्ज सर्वेज कैन बी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग। सो ये डेटा कलेक्शन में क्या करेगा, डिले कॉज करेगा। डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस के टाइम पे अगर आपके एरर आ गए तो भी ये आपका फिर क्या कर देगा, एरर को एम्पलीफाई करके रिजल्ट ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं देगा। एथिकल इश्यूज होते हैं कि आप इन्फॉर्म कंसेंट में भी चैलेंजिंग। कंसेंट कैसे लेंगे उन लोगों का, वो आपका पब्लिश करवा पाए डेटा, मतलब आप उनका डेटा पब्लिश कराना चाहते हो तो आपको उनका कंसेंट चाहिएगा। अब ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी समझाना, टू गेट देयर कंसेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट की फॉर्म में तैयार करके आपको ज़रूर जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड, बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। तो ये 5 टॉपिक हैं आपके जो डिफरेंशिएट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा हमारा? In research, experimental group is the group of subject that is exposed to the treatment। मान लीजिए कोई वैक्सीन है तो वो जो एक्सपेरिमेंट जिस पे आप जिस सैंपल साइज पे क्या कर रहे हो, एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा? इट इज नॉट एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट एंड सर्व्स एज द बेस लाइन फॉर द कंपेरिजन। ये क्या होंगे, हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, नॉर्मल लोग हैं जिन पे आपने कोई काम नहीं करा हुआ है, लेकिन ये क्या करेंगे, आपका बेस लाइन की तरह काम करेंगे, ठीक है, जिनसे आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करोगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। सो जो आपका ऑब्जर्वेशन ग्रुप होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स वेयर एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ अ नोन एंड नॉन ज़ीरो चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो इसमें क्या है, या तो वो सैंपल साइज आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है, तो दोनों तरह से प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, जिसमें आपके एग्जांपल आएंगे रैंडम सिलेक्शन, स्ट्रेटिफाइड या फिर सिस्टमिक सैम्पलिंग। ऑन द अदर हैंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगा, रिलाइज ऑन सब्जेक्टिव सिलेक्शन सच एज कन्वीनियंस, जजमेंटल कोटा, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड मे नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंट द सैम्पल साइज। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेवरेट्स ही आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपको कुछ डिशेस सेलेक्ट करनी है तो आपने अपनी फेवरेट डिशेस ही सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो वो क्या है, आपके बायसेस आ गए, नॉन प्रोबेबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने टेबल पे से रैंडम उठाए हैं तो आपके कोई भी बायसनेस इसमें नहीं है, इक्वल चांसेस हैं कि आपकी नॉन फेवरेट डिशेस कैन ऑल्सो बी देयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। Internal validity indicates the extent to which the results of the study are true.
ये बताता है कि किस हद तक हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं, रिलायबल हैं फॉर द सब्जेक्ट और कंडीशंस बी स्टडीड। ये फोकस करता है हमारी एक्यूरेसी विद इन द एक्सपेरिमेंट। हालांकि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो क्या बताता है, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द स्टडीज रिजल्ट टू द अदर सेटिंग्स, पॉपुलेशन और टाइम्स। ठीक है, ये क्या बताता है, बाहर की तरह, मतलब कोई भी हमारे आउटसाइड द सेटिंग्स, अदर देन सेटिंग या अदर देन द पॉपुलेशन स्टडी, उससे हम जनरलाइजेबिलिटी करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे जो हमने सैम्पल स्टडी करा है उसके बाहर की पॉपुलेशन या फिर सेटिंग पर भी क्या है, जर्नलाइज्ड हैं, एप्लीकेबल हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी इज थ्रेटन्ड बाय confounding variables and measurement errors, whereas the external validity is affected by the differences between the experimental conditions and real world situations. Next है आपका क्वेश्चन, structured observations and unstructured observations. Structured observations हमारे क्या होते हैं, it is a systematic method in which the researchers uses predefined categories और checklists to record the behavior और events. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है, पूरी चीज़ें आपने प्रॉपर डिफाइन करी हुई हैं कि भाई ये कैटेगरीज हैं हमारी, ये प्रॉपर लिस्ट है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने करी है, तो आपने क्या करा है, प्रॉपर लिस्ट बना दी है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, स्ट्रक्चर्ड हो गई। इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, क्वान्टिफाइबल एंड ईजियर टू एनालाइज। भले ही जो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ओपन एंडेड, जहाँ पर जो रिसर्चर्स है वो कभी भी इवेंट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, प्री सेट कैटेगरीज के बिना हम रखते हैं। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आप मंडे को कौन सा सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो, ट्यूसडे कौन सा ट्रीट कर रहे हो, वेडनेसडे कौन सा कर रहे हो। सो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे क्या कर पा रहे हो, उसको अगर चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, विदाउट प्रीसेट कैटेगरीज हो गया ये, तो ये हमारा आएगा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आपका बायस, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अब इनमें डिफरेंस हमें बताना है, क्या होता है, लेट्स सी। बेसिक रिसर्च एम्स एट द एक्सपेंडिंग नॉलेज, ये हमारा क्या है, जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करने पे फोकस रहता है इसका, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसमें हम स्टडी करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, इट फोकसेस ऑन थ्योरी डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर इसका इतना फोकस नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरी जनरेशन में हम इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी वो है ना, प्राइमरी लेवल पे हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्लाइड, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होते हैं रादर देन आर थ्योरी। इट यूजेस एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड नॉलेज टू डेवलप द सॉल्यूशंस। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये करके ज़रूर जाना चाहिए, काफ़ी चांसेस हैं इसके कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, जो रिसर्चर होगा ना, जो स्टडी कर रहा है, वो ज्वाइन करेगा द ग्रुप पार्टिसिपेंट्स इन द एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर। वो खुद भी ज्वाइन करता है और तब ऑब्जर्व करेगा हमारे बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रोवाइड्स डिटेल्ड, ऑथेंटिक, क्वालिटेटिव डेटा एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हैबिट्स, लैंग्वेज एंड सोशल पैटर्न्स। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना कि इतना रिसर्चर्स के पास टाइम हो, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। रिस्क ऑफ बायसेस, उनके इंटरप्रिटेशन पे बायसेस आ सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट्स कोज हो जाते हैं, तो उस पर भी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो वेरी करेगी। लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अनफोर्सिन फैक्टर्स में इंटरफेयर, नॉट ऑल इवेंट कैन फुल्ली रिकॉर्डेड। जैसे इसमें मजूमदार्स वगैरह जो है ना, वो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनमें भी क्या था, ये जो इवेंट है ये सारे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कभी कभी बायसनेस आ जाते हैं, और उसमें जो सब्जेक्टिविटी होती है वो इतनी नहीं हमें देखने को मतलब ठीक मिलती है उनके बायसेस की वजह से। नेक्स्ट आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। रिसर्चर्स ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड विदाउट पार्टिसिपेटिंग। इसके एडवांटेजेस क्या है, मोर ऑब्जेक्टिव रहता है ये, फॉर्मल एंड लेस बायस डाटा होगा इसमें। बिहेवियर मे बी अननेचुरल, हार्डर टू कलेक्ट डीप क्वालिटेटिव इंसाइट, तो ये इसकी लिमिटेशन है। क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसमें दोनों होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है,
बैलेंस हमारा होता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का, क्योंकि एक जो स्ट्रेंथ है उसकी वीकनेस को दूसरा क्या कर देता है, कैंसिल या न्यूट्रलाइज कर देता है अगर हम हाइब्रिड मोड में चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में भी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी प्रीडिफाइंड होती है, जैसा कि आपने भी देखा था, फॉर्मल प्रोसीजर्स होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड डाटा कलेक्शन होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इज मोर फ्लेक्सिबल, ओपन एंडेड, डिपेंड ऑन नेचुरल सेटिंग्स एंड लेस कंट्रोलेबल. Systematic and non-systematic observation is again follows logical rules and replicable. Non-systematic doesn't follow the logical rules and it not easily replicable. ठीक है, से क्या है इनके फर्दर जो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड लेबोरेटरीज ऑब्जर्वेशन। नेचुरल मतलब जो रियल वर्ल्ड सेटिंग में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेबोरेटरीज मतलब जो हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। सो ये आपकी बुक में वन लाइन सबकी दी हुई थी, तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे डाल दिया है, आप इन्हें पढ़ेंगे और पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएंगी, ईजी हैं। ओपन एंड हिडन ऑब्जर्वेशन क्या है, ओपन मतलब सब्जेक्ट्स नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो इसमें हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। हिडन मतलब हम उन्हें साइलेंटली और सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में रिकॉर्ड्स ऑनगोइंग इवेंट्स, इनडायरेक्ट में हम इन्फर करते हैं बाद में, ठीक है, जब उनके मतलब जो भी स्टडी वगैरह है वो हो जाती है। कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अब ये क्या है, सब्जेक्ट्स आर अनअवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो ऑब्जर्व हो भी रहे हैं, तो ये क्या हो गया कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट में सब्जेक्ट्स आर अवेयर एंड मे ऑल्टर ऑब्जर्व बिहेवियर, तो आपको यहीं पे इसका डिफिनेशन मिल गया। जब पता होगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लीजिए अगर बिग बॉस वालों की मैं बात करूँ तो उसमें ये बोला जाता है कि उन्हें पता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, कैमरा चल रहा है, सो उनकी रियल पर्सनालिटी सामने आए तो ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बिहेवियर क्या कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है डिफाइन क्वेश्चनियर मेथड्स एंड टाइप्स। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चनियर मेथड्स देखते हैं पहले। क्वेश्चनियर इज द डेटा कलेक्शन instrument. The researchers most commonly uses this method for collecting the data. In order to gather data on the particular research topic, researchers list the questions where he or she requires the answer. So ये क्या है, डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे रिसर्च क्या करता है, डेटा कलेक्शन के लिए इसको यूज़ करता है। बेस्ड ऑन द टॉपिक रिसर्चर लिस्ट मतलब क्वेश्चंस बनाते हैं जिनके उन्हें आंसर्स चाहिए होते हैं। अब ये बहुत सारे टाइप का होता है हमारा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सर्वे क्वेश्चंस जनरली कैटेगराइज्ड इन ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। द चॉइस डिपेंड्स ऑन रिसर्च टॉपिक, टारगेट पॉपुलेशन एंड टाइप ऑफ डेटा नीडेड। अब इनके टाइप्स देखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसमें हमारा क्या है, रिस्पोंडेंट आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग व्यूज फ्रीली। एडवांटेजेस क्या है, अनएंटिसिपेटेड एंड डिटेल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, रिवील्स रिस्पोंडेंट्स लॉजिकल क्रिएटिविटी एंड जेन्युइन ओपिनियंस, यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव इंसाइट्स। डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज आंसर्स में बी वेग, इररेलेवेंट एंड इनकंसिस्टेंट, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एनालाइज। ठीक है, कभी कभी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या मतलब वो लिखना चाह रहे थे एक्चुअल में। रिक्वायर्स मोर स्पेस एंड टाइम फॉर रिस्पोंडेंट्स। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होंगे, रिस्पोंडेंट्स चूज फ्रॉम द सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए अभी मैंने 1-2 दिन पहले पोल दिया था आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें क्या था, मैंने क्वेश्चंस डाले थे यस कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन थे, ठीक है, आपने दोनों ऑप्शन में से ही चूज करा है, आइदर 1 और आइदर 2, तो उसमें आपको ना चॉइस इन्हीं 2 के बीच में है, तो या तो ये आंसर आएगा ये आंसर आएगा। तो बेस्ड ऑन परसेंटेज आई वॉज इन द पोजिशन टू डिसाइड ईजिली। सो ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड, इसमें आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो चूज करेगा फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजियर टू आंसर, ईजी टू कोड, ईजिली आप उसको क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, मोर रिलायबल, इंटरप्रिटेबल है, यूजफुल फॉर लार्ज स्केल सर्वेज एंड सेंसिटिव क्वेश्चंस। डिसएडवांटेजेस भी है इसके, लिमिट रिस्पॉन्डेंट्स फ्रीडम में फ्रस्ट्रेट दैम, तो कभी कभी क्या है, रिस्पॉन्डेंट अगर उन दोनों ऑप्शंस के अलावा कुछ और आंसर कर पाए तो वो नहीं कर पाएंगे। इम्पोजेज रिसर्चर्स आइडियाज, रिसर्चर्स के आइडियाज ही इम्पोज होते हैं इनडायरेक्टली। ऑप्शंस में बी इनसफिशियंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। मिक्स्ड अप्रोच में क्या होगा, जिसमें हम दोनों को क्या करते हैं, हाइब्रिडली फॉलो करेंगे, तो इसके एडवांटेज हैं। अगर आपने दोनों को कर लिया तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कर पाएंगे, आप बैलेंस कर पाएंगे, ये क्विक हो जाएगा।
कॉस्ट इफेक्टिव है, कवर्स लार्ज पॉपुलेशन, इनडायरेक्ट, collects direct and quantifiable qualitative data, easy to analyze, and respondent can revise their answers. Limitation है, low response rate होगा, reliability issues आ सकते हैं इसमें, time consuming, and researchers cannot observe respondents technical terms may confuse. So this is your question. Next आपका question है, discuss the different types of interviews, also write the limitations of interviews method. तो आपको क्या है, इंटरव्यू पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस, टाइप्स और उसके लिमिटेशन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। इंटरव्यू क्या होता है ना, जब आप क्या कर रहे हो, लोगों को क्वेश्चन पूछ के उनके आंसर कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सर्वे की तरह ही मान लीजिए, बट इसमें आप क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो उनसे, अपने रिस्पोंडेंट से, ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। अब इसमें कुछ प्रोसेस है, पहले तो आप प्लान करोगे, डिसाइड करोगे कि वेन्यू कहाँ पे आपको इंटरव्यू करना है, टाइम, कॉस्ट, स्टाफ, ट्रेनिंग, प्रिपेयर फिर इंटरव्यू शेड्यूल, आप उसका शेड्यूल बनाओगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करोगे, लॉजिकल ऑर्डर में कि ये पहले आप नाम से स्टार्ट करोगे, ठीक है, कि आपका जो रिस्पोंडेंट है उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस, कहाँ पर वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, एज क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस का ऑर्डर प्रॉपर होगा। पायलट टेस्ट आप करके देखोगे स्मॉल ग्रुप पे, देन फिर रिवाइज बेस्ड ऑन दी फीडबैक, आप उसमें फिर जो है हाई लेवल पे उसको करोगे। पायलट टेस्ट मतलब स्मॉल स्केल पे आप पहले इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है आपका फिर एक्चुअल में कंडक्ट होगा आपका इंटरव्यू, देन रिकॉर्डिंग्स के बाद आपका जो भी आंसर मिले हैं उनको आप रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट्स में कन्वर्ट करोगे फॉर देयर एनालिसिस, फिर उस डेटा एनालिसिस को फाइनली एनालाइज करके आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे, तो ये आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। टाइप्स हैं आपके इंटरव्यू के, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपका क्या होगा, प्री ड्राफ्टेड क्वेश्चंस होंगे, नो चेंजेस आर अलाउड, कैन इंक्लूड ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, हो सकता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उससे सामने वाले से सिर्फ आंसर ही पूछ लो, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें ऑप्शन दो कि आपको क्या लगता है बारिश होगी, येस और नो, तो आपने क्या दे दिए, दोनों ऑप्शन दे दिए ना, तो क्लोज एंडेड भी हो सकता है ये और ओपन एंडेड भी हो सकता है। जनरेट्स यूनिफॉर्म डेटा, इजी टू एनालाइज, कंडक्टेड फेस टू फेस, बाय फोन, इलेक्ट्रॉनिकली, मिनिमल स्किल्स रिक्वायर्ड, इंटरव्यूअर मस्ट रिमेन अनबायस्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होंगे, नो फिक्स्ड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कोई भी फिक्स नहीं होता, इंटरव्यूअर हैज़ फ्रीडम कि आफ्टर वन क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, तो उसकी फ्रीडम रहती है। एनकरेज स्पॉन्टेनियस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सेज, रिक्वायर्स स्किल्ड, लेकिन इसमें स्किल्ड इंसान की ज़रूरत है कि मान लीजिए कोई आंसर अगर सामने वाले से आया है तो उस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देना है, ठीक है, उस आंसर पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसमें आपको स्किल्ड इंटरव्यूअर की ज़रूरत है। नॉलेजेबल होना चाहिए, हार्ड टू एनालाइज ड्यू टू डाइवर्स रिस्पॉन्सेज, सुटेबल when little is known for exploring motives and attitudes। सब टाइप्स हैं इसके अनस्ट्रक्चर्स के। फोकस्ड इंटरव्यू क्या होगा हमारा, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होगा और क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होगा, ये सारे हमारे क्या हैं, अनस्ट्रक्चर्ड के ही टाइप हैं। फोकस्ड में इन डेप्थ एनालिसिस करते हो आप इंटरव्यू के थ्रू ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक एंड डेवलप द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन रिस्पॉन्डेंट चूजन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉन डायरेक्टिव क्या होगा, इंटरव्यू एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड मिनिमल क्वेश्चनिंग होगी इसमें, रिस्पॉन्डेंट एक्सप्रेसेस फ्रीली। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ में क्या होगा, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, फीलिंग्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्लोरेटरी, ये डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, आपसे वो पूछते हैं ना कि कोई फैमिली हिस्ट्री क्या है काइंड ऑफ चीज़, तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक इंटरव्यू ही हो गया जो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो फॉर कंसल्टेशन। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कंडक्टेड ऑन फोन, फास्ट हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ठीक है, लो नॉन रिस्पॉन्स रेट होगा, नो फील्ड स्टाफ नीडेड, लिमिटेशन है, लॉन्ग कॉल्स कॉस्टली होते हैं, नो पर्सनल टच, कनेक्टिविटी इश्यूज भी रहते हैं, कभी कभी नेटवर्क की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाता है। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चनियर ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है, ठीक है, यूजर्स कंप्यूटर फॉर क्वेश्चन डिस्प्ले, रिस्पॉन्स एंट्री एंड डेटा एनालिसिस। एडवांटेजेस है, यूनिफॉर्मिटी होती है, रैपिड एनालिसिस, फ्यूअर एरर्स, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स। लिमिटेशन है, लैक ऑफ ह्यूमन टच इन परसुएडिंग रिस्पॉन्डेंट। अब एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मैथड, आप
देख लीजिए, पॉइंट वाइज मैंने डाल दिए हैं, बुक में तो पूरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। सो ये एडवांटेजेस हैं, कुछ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। ये कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड व्हाट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो आपको क्या बताना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके स्टेप्स हैं वो, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही क्वेश्चन में करने के लिए दिया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट। ठीक है, आप क्या करते हो, सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट करते हो वेरिएबल्स को। मान लीजिए कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट हो रही है, ठीक है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो इफेक्ट को। मान लीजिए वाटर हमारा बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वो प्योर वाटर है। अब आपने उसमें क्या कर दिया, कोई भी चीज़ ऐड कर दी, तो अब उसका आप देख रहे हो कि वो 100 पे ही बॉयल होगा या इससे कम या ज़्यादा पर होगा। तो आपने उसमें क्या कर दिया, कोई भी चीज़ ऐड करने के बाद वेरिएबल उसका स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन। पहले तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि आप एक्चुअल में स्टडी क्या कर रहे हो, क्लियरली आप उसकी हाइपोथेसिस डिफाइन करिए। नेक्स्ट फिर आप उससे रिलेटेड रिव्यू करेंगे लिटरेचर को, तभी आपकी जो नॉलेज है वो आप उस पर गेन कर पाएंगे। इसमें क्या होता है ना, आप गैप्स वगैरह पे स्टडी करते हो कि इसमें गैप्स क्या रह गए हैं, उनको फिर आगे आप अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करोगे। फिर उस पर बेस्ड आप हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, देन डिज़ाइन योर एक्सपेरिमेंट कि गैप्स को एड्रेस करने के लिए आप कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट करेंगे। फिर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। फाइनली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद आप वेरिएबल्स को फिर स्टडी करोगे कि क्या इफेक्ट रहा। फिर सेलेक्टिंग द सैम्पल्स, कंडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अगेन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट कलेक्टिंग द डेटास एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो ये आपके स्टेप्स हैं, पॉइंट वाइज मैंने बहुत ईजिली यहाँ पर ये सब कन्वर्ट कर दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन एंड देन रिपोर्टिंग इज द लास्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये क्या होता है, जिसमें रिसर्चर्स डिज़ाइन सिमिलर टू ट्रू एक्सपेरिमेंट बट लेक्स रैंडम असाइनमेंट। इसमें क्या है ना, सिमिलर टू ट्रू असाइनमेंट तो ट्रू एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू ग्रुप नहीं हो पाता है इसमें। ये कब होगा, यूज्ड व्हेन रेंडमाइजेशन इज नॉट फीजिबल ड्यू टू प्रैक्टिकल एंड एथिकल रीजंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, रैंडम सेलेक्ट नहीं करके पहले से ही कंट्रोल्ड पॉपुलेशन पे करते हैं, तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल हो गया। एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, जब आप उसमें रैंडम कर रहे हो तो रैंडम नहीं कर रहे हो, इसमें आप कंट्रोल कर रहे हो, सो इसलिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोला है। एग्जाम्पल इसके क्या है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विदाउट कंट्रोल ग्रुप्स, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइंस। एडवांटेजेस इसके मोर प्रैक्टिकल है देन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, allow study of causal relationships when randomization is impossible. Limitation है less control over confounding variables, harder to infer cause effect relationship confidently. फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको बताने हैं। पहला है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें वीक इन इंटरनल वैलिडिटी। इसकी इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, वीक रहती है। इंटरनल वैलिडिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल, वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, measures dependent variable, apply treatment and measure again. सो प्री टेस्ट के बेसिस पे आप क्या करते हो, वेरिएबल को मेजर करते हो, फिर उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दोगे, और फिर ट्रीटमेंट असर करा है या नहीं करा है तो उसके बाद दोबारा मेजर करोगे। तो ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो गया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, इसमें हमारा कंट्रोल ओवर कन्फाउंडिंग वेरिएबल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। फीचर्स इसके क्या है, रैंडम असाइनमेंट करते हैं हम, कंट्रोल ग्रुप इसमें हम कंसिडर करते हैं। टाइप क्या है इसके, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो यहाँ आप रीड कर लीजिएगा। फैक्टोरल डिज़ाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए कि अगर आया तो आप कैसे इसको लिख कर आएंगे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो ब्लॉक 1 है वो ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में हमें क्या है ना, स्ट्रैटेजीज इन रिसर्च डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट जो ब्लॉक है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द ब्लॉक 2।
ब्लॉक 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन हाइपोथेसिस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें क्या है ये बताना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमारे क्या होते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हमें फिर हाइपोथेसिस के जो डिफरेंट टाइप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। अगर आपने हाइपोथेसिस पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट। मतलब टेंटेटिव मीन्स आपकी डेट शीट आती है इग्नू से, वो टेंटेटिव रहती है, फाइनल नहीं होती, दैट इट कैन बी चेंज। तो हाइपोथेसिस भी क्या है हमारा, टेंटेटिव है, टेस्टेबल है, और एक बोल सकते हो प्रिडिक्शन है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द रिसर्च स्टडीज। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द रिसर्चर्स हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट वेरिएबल्स। ये सिर्फ टेंटेटिव रिलेशनशिप शो करता है हमारे बिटवीन वेरिएबल्स के, और ये एक गाइड की तरह रहता है रिसर्चर्स को कि ये जो रिसर्च हमारी हो रही है ना वेरिएबल्स के बिटवीन, उसमें ये पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं है वो, अभी टेंटेटिव रिजल्ट है, बेस्ड ऑन आप अपनी रिसर्च उस रिजल्ट को वेरीफाई करोगे। ठीक है, ये आपका होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज नॉट एन एजम्पशन और बिलीफ, इट इज एन रिफ्यूटेबल प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, दैट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन दी एम्पिरिकल एविडेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे गुड हाइपोथेसिस के, वो रीड आउट करते हैं। अब हमारे हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बुक में दिए हुए हैं, प्रोवाइड्स दी डायरेक्शन। अभी आपने देखा ना कि ये क्या करती है, गाइड प्रोवाइड करती है कि आपको क्या एज्यूम करके चलना है। पहला क्या है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गाइड्स द रिसर्चर्स इन फोकसिंग रेलिवेंट डेटा लिटरेचर, टेस्टेबल रहता है, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। टेस्टेबल मतलब आप उसको टेस्ट करके एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वेरीफाई करें। क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो आपके हाइपोथेसिस का कोई बेनिफिट नहीं होगा। कंसिस्टेंट विद द नॉन फैक्ट, ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग ही फैक्ट से जो है अपना हाइपोथेसिस बनाया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए विद नॉन फैक्ट एंड प्रिडिक्टिव। कैन एंसिपिटेट द आउटकम्स एंड रिलेशनशिप, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया है बेस्ड ऑन दैट यू शुड प्रिडिक्ट द आउटकम्स। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे हाइपोथेसिस के, जैसे कि डिक्लेरेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। इसमें आप क्या करते हो, देखते हैं। पॉजिटिव जो स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग द एन आउटकम, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हो आउटकम को प्रिडिक्ट करते हुए, जैसे नॉन एनीमिक चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देन एनीमिक चिल्ड्रन। इसमें आपने ये नहीं बोला कि इसको आप नेगेटिव अगर वे में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखोगे ना, एनीमिक चिल्ड्रंस आर नॉट वेल टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। तो आपने इसमें नॉट डाल के इसको क्या बना दिया, नेगेटिव। ये नेगेटिवली बेस्ड नहीं होगी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट पे बेस्ड होगी कि भाई हमारे एनीमिक जो नॉन एनीमिक चिल्ड्रन है वो अच्छा काम करते हैं एज कम्पेयर टू एनीमिक। ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेटिव रिजल्ट हाइपोथेसिस होगा, रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, स्टेट्स नो डिफरेंस और रिलेशनशिप used for statistical testing. If rejected, then alternative hypothesis is accepted. अब आपने MZO 006 का पेपर अगर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है। इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट होती है जो प्रीडिफाइंड होती है, एज्यूम करते हो, उससे अलग कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ना ही उससे अलग कोई रिलेशनशिप आना चाहिए। बट अगर आता है तो फिर कौन सी हाइपोथेसिस हो जाती है हमारी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन फॉर्म में possesses hypothesis as a question, especially when outcome is uncertain। तो इसमें आप हाइपोथेसिस को क्वेश्चन की फॉर्म में डालते हो कि होगा या नहीं, तब जब आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपका आउटकम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि कोई भी आपका लेट्स से कोई भी आपका एग्ज़ाम है और वो क्वालिफाई होगा या नहीं, तो येस और नो आपको ही नहीं पता, तो आप उसके लिए कौन सी हाइपोथेसिस यूज़ करोगे, क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस डालते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अगेन एक बुक में आपकी छोटी सी लाइन दी हुई है, एसोसिएशन एंड कैजुअल। एसोसिएशन में आप क्या करते हो, एग्जामिन्स वेदर टू वेरिएबल्स आर स्टेटिस्टिकली रिलेटेड, तो ये एसोसिएशन हाइपोथेसिस बनाई है। कैजुअल मतलब इररिलेवेंट वेरिएबल्स, दे कैन नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कोहेरेंट स्टडी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोहेरेंट स्टडी, कोहर्ट स्टडी सॉरी। तो कोहर्ट स्टडी हमारी क्या होती है और उसके कोहर्ट स्टडी के टाइप्स प्लस लिमिटेशंस एंड देयर एडवांटेजेस।
तो हॉलिस्टिकली ये क्वेश्चन कवर्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कवर करके ज़रूर जाना चाहिए। कोहर्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who share a common characteristics experience within a defined time period। ये क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस शेयर करने वाली पॉपुलेशन होती है विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड, सच एज बर्थ, एक्सपोजर टू डिसीज, ट्रीटमेंट विद ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी को बोलूँ तो आप सभी क्या हो ना, कोहर्ट ग्रुप हो। किस चीज़ के लिए? फॉर कोविड। आप सभी ने कोविड वाला टाइम पीरियड देखा है ना। सो कोविड वाले जो भी कोविड टाइम पे, कोविड वेव पे जो भी लोग हमारे, जिन्होंने कोविड की सीन्स देखे हैं, तो वो हमारे कोहर्ट ग्रुप हो गए फॉर स्टडी। ठीक है, जिनकी एक्सपीरियंसेस क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोहर्ट स्टडी ऑब्जर्व्स अ ग्रुप ओवर द टाइम एंड एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम्स। Participants are classified based on the exposure, based on anemic and non-anemic। अब हो सकता है कि किसी को कोविड हुआ हो, किसी को नहीं, तो बेस्ड ऑन दैट हमने क्या कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, फॉलोड ऑन द एसेट्स occurrence of outcomes such as disease incident, birth, weight, उसके बेसिस पे हमने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। फीचर क्या होते हैं हमारे कोहर्ट स्टडी के? ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, इसमें हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विदाउट रैंडम असाइनमेंट, कैन बी प्रोस्पेक्टिव, फॉलो बिगिन बिफोर आउटकम अकर। इसमें हम प्रोस्पेक्टिव मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअल आउटकम आने से पहले कि हमारा जो क्या आउटकम आना चाहिए, तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसमें। रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, एक्सपोजर आउटकम हैव ऑलरेडी अकर्ड, और आउटकम आने के बाद भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों तरह से कंडक्ट की जा सकती है। मेजर्स द टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर आउटकम, एडिंग इन द एस्टेब्लिशिंग कैजुअलिटी, कैलकुलेटिंग द रिस्क रेशियोज एंड रेशियो रेट टू क्वान्टिफाई द डिजीज रिस्क एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मल्टीपल आउटकम्स फॉर सिंगल एक्सपोजर, हम इससे क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। एस्टेब्लिश टेम्पोरलिटी allows direct measurement of disease incidences suitable for studying rare exposures. Prospective coherent study minimizes the selection biases. Limitation है, time consuming expensive process है, potential loss to follow up may biases the result. Inefficient for rare diseases unless sample size is large। अगर सैम्पल साइज कम है तो रेयर डिसीजेस के लिए ये यूजुअली रॉन्ग ही रिजल्ट देती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट existing records. Confounding factors may affect observed associations. Example, alcohol consumption is a study in a study of coffee and pancreatic cancer. So ये सारे क्या हैं इसके लिमिटेशन है। यूजेस क्या है? ऑल्टरनेटिव व्हेन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर नॉट फिजिबल, जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं कर सकते हो तो आप कोहर्ट स्टडी परफॉर्म कर सकते हो। डिटरमाइंस अ रिस्क ऑफ आउटकम्स अमंग एक्सपोज्ड versus unexposed individuals, provide stronger validity than other observational design। तो ये आपका इसके यूजेस यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडी, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो देखते हैं केस कंट्रोल स्टडी क्या है। केस कंट्रोल स्टडी इज एन ऑब्जर्वेशनल एनालिटिक स्टडी। इसमें आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशनल एंड एनालिटिक स्टडी करते हो इन विच रिसर्चर्स स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट हु ऑलरेडी हैव अ डिसीज और कंडीशन। ठीक है, आप ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट करते हो उस सब्जेक्ट के साथ जिसमें आपका ऑलरेडी डिसीज हो रखी हो या कोई कंडीशन जो ऑलरेडी है। तो आप क्या कर रहे हो? केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हो, एक ऑलरेडी केस ले रहे हो और उसको फिर कंट्रोल कंडीशंस में स्टडी कर रहे हो। दे देन लुक बैकवर्ड इन टाइम, फिर आप स्टडी करते हो कि अच्छा ये जो केस है, ये जो डिसीज़ है वो क्यों हुई है, तो आप उसकी क्या करते हो? बैकवर्ड स्टडी करते हो टू एग्जामिन एक्सपोजर रिस्क फैक्टर्स माइट डिफर फ्रॉम द ग्रुप विदाउट डिसीज कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सर्टेन नंबर ऑफ केसेस, मान लीजिए आपका पैनक्रियाटिक कैंसर के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने क्या करा है? पैनक्रियाटिक कैंसर के इंडिविजुअल्स को स्टडी करके उनके रिस्क फैक्टर्स स्टडी कर रहे हो कि क्या ऐसे एक्सपोजर्स हुए हैं जिनकी वजह से ये जो कैंसर है ये हुआ है।
तो ये कैसी स्टडी है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, क्योंकि आप इसमें बैकवर्ड जा रहे हो। स्टेप्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई केसेस, पहले तो आप केसेस आइडेंटिफाई करो, फिर सेलेक्ट करो कंट्रोल्स, फिर एक कलेक्शन करो एक्सपोजर डेटा का, फिर उसको एनालाइज करके आप अपना रिजल्ट्स दो। एडवांटेजेस है सुटेबल फॉर रेयर डिसीजेस और दोज जिसमें हमारी लॉन्ग लेटेंसी पीरियड हो, जैसे कि कैंसर, मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है अभी। रिलेटिवली क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, requires fewer subjects using existing records and database, can evaluate multiple risk factors simultaneously. लिमिटेशन है, बायसेस हो सकते हैं, सिलेक्शन बायसेस हो सकते हैं कभी कभी, कि आप हो सकता है कि एक अर्बन हॉस्पिटल ही स्टडी करो तो ये क्या करेगा? स्क्यूड रिजल्ट देगा आपका। स्क्यूड आपने ऑलरेडी MZO006 में पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा है मेरे से तो आपको ध्यान होगा। कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट इंसिडेंसेस रेट, ओनली ऑड रेशियोज ही देगा। डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग टेम्पोरलिटी, कॉज वर्सेज इफेक्ट इसमें आप नहीं एस्टेब्लिश कर पाओगे इजीली। और डेटा में रिलाई ऑन इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स। यूजेस क्या है इसके? आइडियल फॉर रेयर डिसीजेज, अभी आपने देखा ही था ऊपर। यूजफुल फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज टू एक्सेस एसोसिएशन बिफोर लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स स्टडीज लाइक कोहॉर्ट स्टडीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन रिसर्च प्लान एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रिसर्च डिज़ाइन। तो आपको रिसर्च प्लान बताना है, व्हाट इज़ रिसर्च प्लान, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्राइब व्हाट वुड यू डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च प्लान। तो रिसर्च प्लान के ना इंट्रोडक्शन में आप क्या डालोगे? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट में भी है, जो आपको ये यहाँ से डिस्क्राइब वाले पार्ट से प्लान वाला पार्ट है ना, ये आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी करके जाना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी, a research plan is a detailed outline of the steps a researcher intends to follow to conduct a study. रिसर्च प्लान क्या होता है ना, एक आउटलाइन होती है हमारी, वो भी डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ स्टेप्स अ रिसर्चर इज गोइंग टू फॉलो। जैसे कि आप अगर डिसर्टेशन बनाएंगे या बना ली होगी आप में से बहुत से लोगों ने, तो अपने गाइड को आपने क्या दिया होगा? एक सिनॉप्सिस दिया होगा, ठीक है। तो ये जो सिनॉप्सिस होता है इसमें आप क्या बताते हो कि आप ये लिटरेचर रिव्यू करोगे, है ना, ये मेथड्स होंगे आपके, और क्या क्या आपके डेटा सोर्सेज रहने वाले हैं, तो आप उसमें सारा प्लान वगैरह बना के पूरा सबमिट करते हो। तो यही होता है हमारा रिसर्च प्लान। अब इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली रोड मैप फॉर कैरिंग योर रिसर्च। एक ये रोड मैप होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, क्या मैथडोलॉजी डालोगे, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज नीडेड। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च प्लान। रिसर्च डिज़ाइन हमारा क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और अ स्ट्रैटेजी फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है, मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं ना वो सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, तो उनका वो डिज़ाइन है। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तो दैट इज डिज़ाइन। रिसर्च प्लान हमारा क्या होता है? उसमें हमारा डिटेल स्केड्यूल होगा कि इतने टाइम में आपको अपना एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको एनालिसिस करना है, फिर आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, देन आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारा पूरा एक टाइम मैप है, तो वो हमारा रिसर्च प्लान में होगा। फोकसेस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी, इसमें आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होंगे ऑफ स्टडी। ब्रॉड एंड जर्नल हो सकता है रिसर्च डिज़ाइन, ये स्पेसिफिक और डिटेल्ड होगा। रिसर्च प्लान इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड डिटेल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कोहर्ट सर्वे डिज़ाइन चूजन फॉर दी स्टडी। रिसर्च प्लान में स्टेप बाय स्टेप प्लान इंक्लूडिंग सैम्पल साइज, डेटा कलेक्शन, शेड्यूल, टूल्स, टाइमलाइंस, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप अपने गाइड से कंसल्ट करके बनाते हो। ये आपका रिसर्च प्लान हो गया। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन, जो रिसर्च प्लान का होगा उसमें आप क्या क्या डालते हो? जैसे तो बैकग्राउंड, कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी आपने मेथड लिटरेचर रिव्यू करा है उसमें आपने जो भी गैप्स आइडेंटिफाई करे हैं उसको आप बैकग्राउंड वगैरह देखिए, गैप्स वगैरह लिखते हो, सिग्निफिकेंस लिखते हो, रैशनल फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के क्वेश्चंस आप क्या पढ़ने वाले हो, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ इंक्लूड करनी है? इन योर इंट्रोडक्शन सेक्शन। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेकेंड ब्लॉक के भी खत्म हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द ब्लॉक फिफ्थ, टेक्निकल राइटिंग्स एंड रिसर्च एथिक्स। अब अगेन जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं तो मैं एक चीज़ ही बोलने वाली हूँ, अगर आपने अभी तक के ये जो दोनों ब्लॉक है ना ये ख़त्म कर लिए हैं तो आप फिफ्थ ब्लॉक ज़रूर करके जाना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है ना
वो बहुत कम क्वेश्चन है, फ्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 5th ब्लॉक से आपका मिनिमम 10 to 15 नंबर का भी अगर आया, आप मान के चलिए 10 नंबर का भी आपका आया, तो आपका बहुत कम टाइम में ही आपका फिनिश हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी ब्लॉक 5th विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मींट बाय IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPR। सो पहले IPR देखते हैं, IPR क्या होते हैं। Intellectual property rights are the legal rights granted to the creators, inventors, owners, and intellectual creation to protect their work from unauthorized use. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अकेडमिक इग्नू चैनल से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ भी कंटेंट मिल रहा है, सो दैट इज़ माई लीगल राइट जो कि मुझे मिला है एज अ क्रिएटर फॉर माई कंटेंट। आप इसका अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वैसे आप नहीं करेंगे, बट कुछ लोग अगर चाहें भी तो अनऑथोराइज्ड यूज़ इसका नहीं करेंगे। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ आर IPR एक्ट। इट एनकरेजेस इनोवेशन, creativity by giving the creator exclusive right to use, produce or sell their creation for a specified period। और अगर इस कंटेंट को मुझे यूज़ करना है कहीं पर भी, या प्रोड्यूस करना है, दोबारा सेल करना है, क्रिएट करना है, तो ये सारे राइट किसके पास हैं? एक्सक्लूसिवली टू एकेडमिक इग्नू ओनली। पर्पसेस क्या है? प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स इंटरेस्ट। ऑफकोर्स इतना टाइम लगा कि मैंने ये कंटेंट बनाया है, PDFs बनाए हैं, सो ये मेरे कंटेंट और इन्वेंशन को क्या कर रहा है? प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रमोट्स इनोवेशन, अगर ये सारे कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो जाए सबके पास तो फिर क्यों ही मैं इनोवेशन करके ईजिली कंटेंट बनाऊंगी। सो दैट प्रमोट्स इनोवेशन, रिसर्च एंड क्रिएटिविटी। प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड कॉपिंग, इमिटेशन मतलब नकल करके सेम कंटेंट जनरेट करना। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ हो। तो आप ना एक IPR एक्ट भी है 1970 का आई थिंक, सो आप ये IPR एक्ट भी ज़रूर, इसके जो पॉइंट्स हैं वो रीड कर लेना। ऑलमोस्ट सारे यही पॉइंट हैं जो आपने यहाँ पे रीड करे हैं ना ये, बट एक एक्ट की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर की फॉर्म में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे क्या होते हैं वो देखने हैं। जैसे पेटेंट, पेटेंट क्या है? कोई भी ड्रग, न्यू ड्रग हुई है, कोई भी ड्रग अगर बनती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। क्यों? ड्यू टू पेटेंट। पेटेंट क्या करता है? प्रोटेक्ट इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट करेगा। एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो हमारी जो भी लेबोरेटरीज उस ड्रग को क्या करेंगी? मैन्युफैक्चर करेंगी, तो उनके पास ये एक्सक्लूसिव राइट है टू मैन्युफैक्चर, यूज, सेल द इन्वेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। और ये सिर्फ 20 ईयर्स का ही दिया जाता है। 20 ईयर्स के बाद वो जो ड्रग है वो फिर उसका पेटेंट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर उस ड्रग को कोई भी बना सकता है, लेकिन 20 ईयर्स तक वो ड्रग कोई भी बना नहीं पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है? पेटेंट ड्रग है। ट्रेडमार्क्स, कुछ भी ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल, साइन, ये सारे हमारे क्या हैं? ट्रेडमार्क्स में आते हैं, जो हमें क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि भाई ये गुड्स हमारे क्या हैं? गुड हैं या। तो ये भी हमारे ट्रेडमार्क किसमें आएंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि एप्पल का लोगो, तो ये कोई भी यूज़ नहीं कर सकता ना। सो दिस इज़ योर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स हमारे क्या होते हैं? ये आपका प्रोटेक्ट करते हैं लिटरेसी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क्स। जैसे कि अगर मेरा चैनल का कंटेंट कोई और चैनल अनऑथोराइज तरीके से यूज़ करे, सो आई कैन गिव अ कॉपीराइट नोटिस टू देम। तो ये हमारे क्या है? लिटरेरी सोर्सेज, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क्स में इंक्लूड होता है। बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, फिल्म्स। तो ये भी एक्सक्लूसिव राइट है। रिप्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले देयर वर्क्स। एग्जाम्पल नोवेल्स, मूवी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं कुछ हमारे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कार है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूँ फॉर्च्यूनर का। सो फॉर्च्यूनर का जो भी हमारा जो डिज़ाइन है, अब फॉर्च्यूनर का डिज़ाइन एग्जैक्टली स्कॉर्पियो नहीं कॉपी कर पाएगी। सो ये क्यों? ये हमारा होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की वजह से। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आर ऑल्सो पेटेंट। Geographical indicators, product that have specific geographical origin are and quality associated with that location, तो उनको हम क्या देते हैं? GI टैग देते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे हैं, काला नमक, राइस है एक, ठीक है,
तो आई थिंक यही है, शायद यूपी का है ये फेमस। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जीआई टैग में आती है हमारी, जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है, तो उनका भी ट्रेडमार्क है। ट्रेड सीक्रेट्स, कोको कोला कैसे कोको कोला बनाती है, या फिर इसको आप ले लीजिए मैकडी का जो बर्गर है वो कैसे हमारा बनता है, उसमें हमें नहीं अगर बता देंगे तो हम क्यों मैकडी फिर जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स है। इंडस्ट्रियल यूटिलिटी मॉडल्स माइनर पेटेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये सारे हमारे इसके टाइप्स थे। नेक्स्ट है आपका डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटेशन इंडेक्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंटेन्स हाई चांसेस कि पेपर में पूछा जा सकता है। साइटेशन इंडेक्स से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। साइटेशन इंडेक्स क्या होते हैं? इट इज़ अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। एक डेटाबेस है जो हमें बिब्लियोग्राफी करने में हेल्पफुल रहता है, दैट ट्रैक्स द साइटेशन बिटवीन academic articles. It helps researchers measure scholarly influence, explore relationship between publications and evaluate impact of research. तो ये साइटेशन इंडेक्स है, ये बताता है, मान लीजिए आपकी कोई भी रिसर्च पेपर है, ये आपका रिसर्च पेपर है, आपने इसमें भी कोई तो भी स्टडी कर रखी है। अब इस रिसर्च पेपर को कोई अदर स्कॉलर क्या कर रहा है, साइट कर रहा है अपनी रिसर्च में, आपने डिजर्टेशन में साइटेशन किया होगा। सो वो उसको ये ईजिली ट्रैक करने में हेल्पफुल रहता है कि जो उसकी रिसर्च का इम्पैक्ट है वो एक्चुअल में कहाँ पर हो रहा है, किसके बेसिस में वो यूज़ हो पा रही है इन अदर रिसर्चेस। तो ये इसका यूजेस है। पर्पस क्या होता है? फैसिलिटेट्स डिस्कवरी, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, आइडेंटिफाई कनेक्शन एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन पब्लिश्ड वर्क्स, सपोर्ट्स रिसर्च इवैल्यूएशन। सो ये सारे क्या हैं, उसके पर्पस हैं। टाइप्स देखते हैं क्या क्या है हमारे टाइप्स साइटेशन इंडेक्स के। वेब ऑफ साइंस, स्क्यूपस, गूगल स्कॉलर। तो ये सारे क्या है, हमारे साइटेशन इंडेक्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस डिसिप्लिन्स, इंडेसेस, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोसीडिंग, बुक्स वगैरह आप इसमें ट्रैक कर सकते हो। साइटेशन इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशंस। स्कूपस में साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। प्रोवाइड्स स्कॉलर्स या फिर ऑथर्स प्रोफाइल, साइटेशन मैट्रिक्स, कितने लोगों ने उन आर्टिकल्स को साइट किया है, कोलैबोरेशन किन किन के साथ है। तो ये सारी चीज़ें आप स्कूपस में देखते हो, आपने देखा भी होगा ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट वर्क। गूगल स्कॉलर क्या होता है? फ्री है, वाइडली एसेसिबल है, एग्रीगेट्स लिटरेचर रिव्यू फॉर पब्लिशर्स एंड रिपोजिटरीज। इसमें ज़्यादा पब्लिशर्स की और रिपोजिटरी वेबसाइट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ट्रैक साइटेशन एंड प्रोवाइड्स मेट्रिक्स लाइक एच इंडेक्स। गूगल स्कॉलर आपको एक एच इंडेक्स भी देता है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम इसको। फंक्शंस एंड फीचर्स क्या है इसके? साइटेशन ट्रैकिंग देता है, ऑथर एंड जर्नल मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, एंड साइटेशन नेटवर्क्स फॉर एनालिसिस। एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इसमें आप लिटरेचर रिव्यू एंड डिस्कवरी कर पाते हो। रिसर्च इवैल्यूएशन में इजी है, रोल प्ले रहता है, क्योंकि आप इजीली इवैल्यूएट कर पाओगे कि इसका इम्पैक्ट कितना है। प्रमोशन आप वहाँ से देख पा रहे हो कितने लोगों ने साइट करा है, तो आप उसको ईजिली यूज़ करने में फिर इन्फ्लुएंस हो पाओगे बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। कोलैबोरेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है कितना है, तो वो उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लिमिटेशन भी है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, साइटेशन पैटर्न्स डिफर्स बाय फील्ड, हर फील्ड के साइटेशन पैटर्न्स अलग होते हैं। सेल्फ साइटेशन एंड बायसेस में इन्फ्लेट मैट्रिसेस। सेल्फ साइटेशन भी क्या करते हैं, वो फिर मैट्रिसेस को इन्फ्लेट कर देते हैं, रिजल्ट जो है वैलिड नहीं रहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव लिमिटेशन, साइटेशंस काउंट्स डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू इन्फ्लुएंस। तो ये क्या है, इसके लिमिटेशन है। एच इंडेक्स क्या है हमारा? डेवलप्ड बाय जॉर्ज पेरश, मेजर्स बोथ प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट। ये प्रोडक्टिविटी भी देता है, नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, एंड इम्पैक्ट। अवेलेबल वाया स्कूपस, वेब ऑफ साइंस एंड गूगल स्कॉलर। तो ये एच इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च डिज़ाइन एंड कंडक्ट, व्हाट इज स्कोप। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिकल कंसिडरेशन क्या होते हैं आपके रिसर्च डिज़ाइन में, व्हाट इज स्कोप। एथिकल कंसिडरेशंस आर एसेंशियल एट एवरी स्टेजेस ऑफ रिसर्च फ्रॉम डिज़ाइन टू डेटा कलेक्शन। हर स्टेज पर आपके एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, भले ही आप डिज़ाइन कर रहे हो किसी भी रिसर्च को, या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज कर रहे हो, तो हर स्टेज पे आपको एथिकल कंसिडरेशंस देखने को मिलेंगे। रिसर्चर्स मस्ट इंश्योर देयर वर्क that respects participants, society and integrity of the science. एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, देखते हैं अब उनको, क्या हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स में हम कंसिडर करते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट,
पार्टिसिपेंट मस्ट वॉलेंट्री एग्री टू पार्टिसिपेट। आप जबरदस्ती किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते अगर वो विलिंग नहीं है। सो इन्फॉर्म कंसेंट में आ गया, दे शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट पर्पस क्या है, आप पोटेंशियल रिस्क क्या कर रहे हो, बेनिफिट क्या होंगे इससे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स, नेम आपका जो है वो आप एक्सपोज करोगे नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। राइट टू विड्रॉ एनी टाइम विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, और अगर वो किसी भी टाइम अपना जो डाटा है उसको विड्रॉ करना चाहें तो वो ईजिली कर पाएँ। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी आपको बतानी पड़ती है, मतलब कि उनका जो डेटा है वो सिर्फ एनालिसिस ही आप यूज़ करोगे, उनका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, प्राइवेसी उसमें रहेगी, ठीक है। सेंसिटिव डेटा को आप ऐसे ही पब्लिक नहीं करोगे। सो ये सिक्योर डेटा स्टोरेज एंड लिमिट एक्सेस टू ऑथोराइज पर्सनल यूज़ ओनली। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिस्क्लोज एनी फाइनेंशियल पर्सनल प्रोफेशनल इंटरेस्ट दैट में बायसेस द रिसर्च, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी इन द रिसर्च रिपोर्टिंग। तो इसमें आप क्या करो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर हटाओ। जैसे कि मान लो अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़ फ्री हो, तो आप इसमें बायसेस हटा के ही अपनी रिसर्च करें। तो ये आपका एथिकल कंसिडरेशन होता है कि आप पर्सनल और फाइनेंशियल जो बायसेस हैं उनको क्या करो, दूर करो। तो ये हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका वन जो भी पैरामीटर है वो दूसरे पैरामीटर के साथ अगेंस्ट में हो, वर्सेस कि आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या ये। रिसर्च विद वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए, जैसे कि चिल्ड्रंस, प्रिजनर्स, इंडिविजुअल्स विद रिड्यूस कैपेसिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर हमें एथिकल कंसिडरेशन ज़्यादा हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कोहर्शन। कोहर्शन मीन्स कोई भी ना फोर्स का यूज़ आपको उन पर नहीं करना है, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, तो ये एथिकल कंसिडरेशन में आएगा। Public and authorship ethics ensures all contributors are appropriately credited। अगर आपके कोई भी रिसर्च में इंसान ने कुछ भी योगदान दिया है तो आप उसको क्या करो, एक्नॉलेज करो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एथिक्स में आएगा। अवॉइड डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सेल्फ प्लेजरिज्म नहीं करना है आपको। डिस्क्लोज एफिलिएशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्यूरेटली, और जिन जिन लोगों ने आपका कंट्रीब्यूशन दिया है तो आप उनको अच्छे से साइट करें। चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एआई एंड बिग डेटा की वजह से क्रिएट न्यू एथिकल डायलेमास। जो ओरिजिनल सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू एआई। ग्लोबल कोलैबोरेशंस में रेज कॉम्प्लेक्स कंसेंट, प्राइवेसी एंड कल्चरल इश्यूज। ये एथिकल कंसिडरेशन प्रॉब्लम है जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जो ऑलरेडी हैं वो तो हैं, ये इमर्जिंग चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। Researchers must ensure data privacy, ethically use finding in policy and practice. So ये आपका यहाँ पर challenges में ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपकी कमिटी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एथिक्स, स्कोप में क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कमिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स में ये 1997 में हुई थी, और फोकस क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है। ensures honesty, fairness, respect for intellectual property and protection of research participants। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि ऑथरशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूटरशिप ओनली दोज हु कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली शुड बी ऑथर्स। ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त है और आपने कोई स्टडी करी है तो आप अपना नाम और उसका नाम ऑथर में डाल दें, ऐसा नहीं है। जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ओनली उन्हीं का नाम डालना चाहिए। पीयर रिव्यूज़ प्रोसेस होना चाहिए, एंश्योर्स फेयरनेस। तो अगर कोई भी पीयर रिव्यू आप करवा रहे हो तो वो क्या करेगा, एक फेयरनेस होगा, बायस उसमें नहीं रहेंगे। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, अगर प्लेजरिज्म होगा तो फिर वो मिसकंडक्ट में आपका काउंट होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गाइडेंस फॉर एडिटर्स, ऑथर एंड रिव्यूअर्स। तो ये भी हमारे कोऑप की गाइडलाइंस हमें इंश्योर करती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज नहीं होना चाहिए अमंग एडिटर्स, ऑथर्स एंड रिव्यूअर्स। एथिकल ओवरसाइट्स हेल्प जर्नल एस्टेब्लिश पॉलिसीज फॉर हैंडलिंग एथिकल issues. So this is your कोप की गाइडलाइंस। एंड लास्ट आपका जो है मेंबरशिप एंड कोलैबोरेशन। मेंबरशिप ऑफ कोलैबोरेशन में भी ये हमें कुछ बताता है कि हमें क्या है ऑर्गेनाइज करना है। प्रमोट एथिकल रिसर्च, मेंबर्स गेट एक्सेस, गाइडलाइंस, केस स्टडीज, वेबिनार्स एंड फोरम्स। जो भी मेंबर्स होते हैं उनको इस सब का एक्सेस मिलता है। कोलैबोरेटर्स विद ICMJE CSE फॉर ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। चैलेंजेस हैं, कॉन्टीन्यूस अपडेशन टू एड्रेस ओपन एक्सेस, डेटा शेयरिंग, रिसर्च फंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यू मेथडोलॉजीज,
तो ये इसके क्या हैं, चैलेंजेस हैं। एनकरेजेस प्रोएक्टिव इंगेजमेंट विद एथिकल इशूज़ टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और तीनों ब्लॉक आपके यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक आइकॉन।